गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 3 में वीडियो का चौथा भाग देखेंगे। अभी तक हमने धातुओं की सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, इसके बाद अयस्क पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कुछ धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा था। आज हमें यहाँ से पढ़ना है कि कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इतनी अधिक क्रियाशील होती है कि ये कभी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती। इसके अलावा सक्रियता श्रेणी में मध्य में जिंक, फेरम, लेड इत्यादि धातुओं की जो अपक्रियाशीलता होती है मध्यम होती है। तो भूपर्पटी में मुख्यतः धातुएं अपने ऑक्साइड और सल्फाइड के कार्बोनेट रूप में मिलती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अपक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन और कार्बोनेट ज़्यादा है, सल्फाइड कार्बोनेट ज़्यादा है, इसलिए धातुएं सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में हमें मिलती है। चलो स्टूडेंट, इस प्रकार से अपक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग है तो देखिए, हम देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का हम विद्युत अपघटन से प्राप्त करेंगे। जिंक, लोहा, लेड, कॉपर को कार्बन के उपचयन से प्राप्त करेंगे। इसी के अलावा स्टूडेंट जो सोना है, चांदी है, इसे हम प्रकृति में मुक्त अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अपक्रियाशीलता के आधार पे 3 प्रकार की धातुएं हैं। पहला निम्न अपक्रियाशील, दूसरा मध्यम अपक्रियाशील और तीसरा उच्च अपक्रियाशील धातुएं हैं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तकनीक का उपयोग होता है। अयस्क से धातुओं को निकालने के कई चरण होते हैं, इन चरणों को हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम अगले में देखें कौन कौन से चरण होते हैं। देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है तो सबसे ऊपर आपका देखिए स्टूडेंट, सबसे ऊपर आपका अयस्क है। फिर अयस्क का सांद्रण करेंगे, फिर यहाँ उच्च अपक्रियाशील धातु, यहाँ मध्यम अपक्रियाशील धातु, यहाँ निम्न अपक्रियाशील धातु। देखिए, उच्च अपक्रियाशील धातुओं को हम गलाकर विद्युत अपघटन से प्राप्त करेंगे, शुद्ध धातु मिलेगी। मध्यम अपक्रियाशील में कार्बोनेट स्वरूप में और सल्फाइड स्वरूप में होता है। कार्बोनेट स्वरूप में एक निस्तापन करेंगे, एक भुंजन करेंगे। इसके बाद धातु ऑक्साइड मिलेगा, धातु का अपचयन, धातु शोधन। ठीक है, ये प्रक्रिया होगी प्राप्त करने की। इसके बाद निम्न अपक्रियाशील धातुओं में सल्फाइड का अयस्क, भुंजन, धातु का अपचयन और परिसकरण। इस प्रकार से हम धातु क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे हम देखते हैं। हम बात करेंगे अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, पृथ्वी से खनिज अयस्कों से में जब हम पृथ्वी से कोई खनिज निकालते हैं तो उसमें रेत, मिट्टी इत्यादि की अशुद्धि होती है और इस रेत मिट्टी की अशुद्धि को गैंग कहते हैं। गैंग यानी मिट्टी की अशुद्धि। धातुओं के निष्कर्षण पहले इन अशुद्धियों को हटाना जरूरी होता है। अयस्क से इन अशुद्धियों को हटाने के लिए जिस पद्धति का उपयोग होता है और विभिन्न प्रकार की तकनीकों को अपनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं वो तकनीक क्या क्या है। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आने वाली धातुएं हैं उनको कैसे हम शुद्ध करेंगे। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने धातु कभी अनअभिक्रियाशील होती है, वो कभी किसी की अभिक्रिया नहीं करती। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल हम गर्म कर लें तो भी हमें शुद्ध धातु क्या होगी, गर्म करने के बाद हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सीनाबार, सीनाबार का इसको याद रखना है, HGS मरकरी का एक अयस्क है। ठीक है, वायु में गर्म करने पर इसका मरकरी ऑक्साइड परिवर्तन देखो, HGS है, इसको वायु में गर्म किए, मरकरी ऑक्साइड मिला, सल्फर अलग हो गया। फिर ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और धातु हमें मिल जाएगी। कहने का ये मतलब है कि जो कम सक्रिय वाली धातु हैं उनको हम सीधा ऑक्सीजन को उपस्थिति में प्रक्रिया कराएंगे तो उससे ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्साइड का हम गर्म कर देंगे तो हमें क्या होगी, वो धातु क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार देखिए, कॉपर का सल्फाइड रूप में है। कॉपर को ऑक्सीजन में गर्म किए, कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तन किए, इसके बाद कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड से अपक्रिया करा के कॉपर धातु हमें क्या हो रही है, मिल जा रही है। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं को कैसे निकालेंगे। सक्रियता श्रेणी के मध्य में कौन कौन धातुएं हैं तो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये मध्यम अपक्रियाशील होती है। प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मिलती है। तो सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करना अधिक आसान है। कैसे अधिक आसान है, देखिए पहले हम क्या करते हैं,
अपचयन से पहले जो कार्बोनेट है और सल्फेट है उसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, भंजन। अगर सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में कहेंगे तो भंजन, और कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो निस्तापन। सल्फाइड अयस्क को जब गर्म करेंगे तो हम कहेंगे भर्जन, और जब कार्बोनेट अयस्क को गर्म करेंगे तो हम कहेंगे निस्तापन। ठीक है, चलिए भंजन की अब क्रिया देख लेते हैं। भंजन समझते हैं, भंजन क्या है। देखिए सल्फाइड है, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, फिर ये क्या है, भंजन। ठीक है, क्या है, भंजन। और कार्बोनेट की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो ये क्या है, निस्तापन। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके हम धातुओं को प्राप्त कर। देखिए जिंक ऑक्साइड मिला, कार्बन सब क्रिया कर लिए, हमें जिंक धातु क्या हो गई है, मिल गई है। इस प्रकार से हम धातुओं क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए प्रथम अध्याय के ऑक्सीकरण अपचयन के प्रक्रिया से पहले हम परिचित हो चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु से अपचयन करने की विस्थापन अपक्रिया का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक अपक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये धातुएं निम्न अपक्रियाशील होती है और अपने अयिकों को विस्थापित कर देती है। यानी हम विस्थापन प्रक्रिया का उपयोग भी धातु में कर सकते। देखिए मैग्नीज है, मैग्नीज से ज़्यादा क्रियाशील है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम में क्या किया, ऑक्सीजन को लेकर इधर चली आई एल्युमिनियम और हमें मैग्नीज धातु मिल गया। इस प्रकार से हम धातु को क्या करते हैं स्टूडेंट, प्राप्त करते हैं। चलिए यह विस्थापन अपक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, यानी इस विस्थापन की अपक्रिया के दौरान क्या होता है, ज़्यादा उष्मा मुक्त होती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं अपनी गलित अवस्था में मिलती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का अपक्रिया का उपयोग रेल की पटरी को मशीन पुर्जों को जोड़ने में किया था। इसको याद रखना स्टूडेंट कि आयरन ऑक्साइड में एल्युमिनियम अपक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। इस अपक्रिया को हम थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। थर्मिट अपक्रिया किसे कहेंगे, तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की प्रक्रिया को रेल की पटरियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। इसलिए इसे फेरक ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच आप प्रक्रिया करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगी, और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच।